गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा, हम आपको जैविक क्रियाएं जिसे आप लाइव प्रोसेस कह रहे थे उस लेसन से पोषण व पाचन अर्थात न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से जो बातें बता रहे थे, आज उसी क्रम में उसके आगे वाली चीज़ों को बताया जाएगा। आप इसके पूर्व डिओडरम में अर्थात ग्रहणी में किस तरीके से पाचन होता है और कौन कौन एंजाइम वहाँ काम कर रहे थे, इन बातों को आपने देखा था। और इसके बाद ग्रहणी से भोजन पचने के बाद आपका छोटी आंत में जाता है। आपने यह भी पढ़ा था कि छोटी आंत एक बहुत ही कुंडलित रचना है और यह छोटी आंत जो है, जो कुंडलित रचना है, यहाँ अगर देखा जाए तो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी आंत सबसे ज़्यादा सक्रिय पार्ट है। इसके साथ साथ छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर तक होती है, जो कि आहार नाल के जितना आहार नाल का पार्ट है लगभग 9 मीटर, उसमें सबसे बड़ा पार्ट यही बनाता है, छोटी आंत बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवार है वह स्मूथ ना हो करके, चिकनी ना हो करके, आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे ब्रश बोर्ड स्ट्रक्चर अर्थात उंगली के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें बाहर निकले होते हैं, जिसे आप रसांकुर या विलाई कहते हैं, जो कि अवशोषण क्षेत्र को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वहाँ जो भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, उसके जो सरल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सरल अणु बनते हैं, वह सिंपल एटम उस रसांकुर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और रसांकुर में उपस्थित जो भी आपका मटेरियल है, जो आपका छोटी आंत में पचा हुआ भोजन है, उसमें जो सूक्ष्म विसरणशील और सरल पदार्थ बनते हैं एटलीस्ट, वह सब रसांकुर के द्वारा उसके ऊपर जो केशिका रक्त की लपेटी हुई है, उस केशिका में, रक्त की केशिका में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरीके से वह पोषक तत्व आपके बॉडी में पूरा रक्त के द्वारा जगह जगह पहुंचा दिया जाता है। तो आप यह जानिए कि छोटी आंत में जो है, सबसे पहली चीज़ तो आंतरीय रस का पाचन होता है। जो आंतरिक रस होता है लगभग 2 लीटर, एक दिन में लगभग 2-2.5 लीटर आंतरिक रस क्षुद्रांत के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। इसका जो आंतरिक रस है, इसका पीएच जो है लगभग 7.5 से 8 तक। पीएच कहने का अर्थ होता है किसी एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी और उसकी बेसिकसिटी को नापते हैं कि वह कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है। जब आप 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 7 मिडिल जोन है, वहाँ पे मटेरियल न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर चलते हैं तो ये 7.5 to 8 है, तो थोड़ा सा इसके जूस का जो नेचर है वो बेसिक है कह लीजिएगा, तो ये बेसिक है। और इस तरीके से इसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि उसी आंतरिक रस में उपस्थित होता है, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रही है, और वह इस तरीके से कई चीज़ों को अलग अलग तरीके से पचाते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन हुआ, उसके साथ साथ फैट हुआ और कार्बोहाइड्रेट हुआ।
इन सब का डाइजेशन कंप्लीट रूप से यहाँ छोटी आंत में हो जाता है। और ये आपका जो है छोटी आंत में होने के बाद ये जो कंप्लीट रूप से छोटी आंत में इसका डाइजेशन होता है, उसके बाद जो भोजन का शेष पार्ट होता है जिसमें अब किसी भी प्रकार का लगभग और कोई पदार्थ नहीं बचा होता है जो कि आपके बॉडी के लिए आवश्यक हो, वो बड़ी आंत की तरफ धकेल दिया जाता है। तो आप यह जानिए कि इसमें जो एंजाइम निकलते हैं, आप प्रोटीन को पचाने के लिए इरेप्सिन, एंट्रोकाइनेज, एमिनोपेप्टिडेज तथा शुगर को पचाने के लिए, शुगर कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। शुगर तो आप जान रहे हैं, आप डाइसैकेराइड हो गया। शुगर 3 रूप में पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के रूप में। जो पॉलीसैकेराइड है उसमें बहुत सारे एटम्स आपस में जो ग्लूकोज के जुड़े हुए हैं। डाइसैकेराइड में 2 यूनिट है और मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट की होती है। तो इस तरीके से सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज और लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज जो एंजाइम होता है, ये सब एंजाइम काम करते हैं। और उसके बाद आप फैट को पचाने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज का सिक्रीशन होता है जो फैट को फैटी एसिड और उसके बाद ग्लिसरॉल में बदल देता है। आप एक एक करके यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका एमिनोपेप्टिडेज। यह एंजाइम आपका जो है इरेप्सिन समूह का ही है, अर्थात प्रोटीन को ही पचाता है। यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ये एंजाइम क्या करता है, आपका पॉलीपेप्टाइड को, अगर आप इसको इक्वेशन के तरीके से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड इज इक्वल टू, या प्लस कर लीजिए, प्लस का मार्क लगा लीजिए, एमिनोपेप्टिडेज ये एंजाइम का नाम है। ये इसको किस में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड में। ये इसको बदल दिया किसमें, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड जो होती है, आप बेटा जान ही रहे हैं कि एमिनो एसिड जो है आपका, यह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे प्रोटीन मिलकर के बना होता है। दूसरा होता है डाईपेप्टिडेज। दूसरा जो है आपका पॉलीपेप्टिडेज के बाद डाईपेप्टिडेज। यह भी प्रोटीन को ही पचाने वाला है। यह जो है आपका एमिनो जो डाईपेप्टाइड है, यह आपका पॉलीपेप्टाइड को ये चेंज करता था, ये डाईपेप्टाइड को क्या करता है, तोड़ देता है और इसको भी किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में ही बदलेगा। तो आप यहाँ भी एमिनो एसिड लिखते हैं इस तरीके से। तो आप प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या पाते हैं कि एमिनो एसिड बनता है। सबसे पहली चीज़ आप यह जान लीजिए कि प्रोटीन किन से मिलकर के बना हुआ है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वह एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन एक पॉलीमर होता है और इस तरीके से वह ढेर सारे मोनोमर से मिलकर के बना होता है। इस मोनोमर को एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ आपकी जो आती है, या तो आपको प्रोटीन के पचाने वाले 2 एंजाइम हो गए, एमिनोपेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज। ये आपके किस ग्रुप में आते हैं, प्रोटीन पाचक इरेप्सिन के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन पचाता है। दूसरी तरफ आप जो है फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, उसके विषय में जान लीजिए। फैट को पचाने के लिए लाइपेज चलता है। आप लिखेंगे वसा प्लस लाइपेज। तो आपका ये फैट प्लस लाइपेज हो गया। ये आपका वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। चूँकि यह आँत से निकलता है
स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल लाइपेज के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि ये जब स्टोमक से निकलता है तो गैस्ट्रिक लाइपेज कहलाता है, जब यह आपका पैंक्रियाज से निकलता है तो पैंक्रियाटिक लाइपेज कहलाता है, और यहाँ ये छोटी आंत से अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला है, इसलिए इंटेस्टाइनल लाइपेज के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात आती है कि किस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, या आप ये कह लीजिए किस तरीके से आपका जो शुगर मालिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड मालिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड चूँकि आपका डाइसैकेराइड में बदल चुका है, वह कैसे पचेगा, उसका एंजाइमेटिक प्रोसेस आप देखिए। पहली चीज़ आपने क्या लिखा कि माल्टोज, यह माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इस माल्टोज को जो एंजाइम डाइजेस्ट करती है उसका नाम है माल्टेज। यह आपका माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है, माल्टेज। यह आपका एक डाइसैकेराइड है। यह जो माल्टोज है, माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही टूटता है। यह आपका क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटा। तो इस तरीके से डाइसैकेराइड अपना मोनोसैकेराइड में टूट गया। दूसरा आपका लैक्टोज होता है। दूसरा आपका क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज एक ऐसा शुगर है जो कि मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इस के कारण ही दूध कैसा लगता है, मीठा लगता है। आपका ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध में मिठास क्यों होती है, तो आप बताएंगे लैक्टोज शुगर के कारण दूध मीठा लगता है। तो इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे लैक्टेज एंजाइम बोलते हैं। उसे कौन सा एंजाइम बोला जाता है, लैक्टेज एंजाइम बोला जाता है। और ये लैक्टोज को जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। ये लैक्टोज को किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। और तीसरी एंजाइम जो है इस तरीके से आपका माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज लगता है। सुक्रोज जो आपके शक्कर में, गुड़ में पाई जाने वाली शर्करा है, यह शक्कर कहने का अर्थ जिसे आप जनरल लैंग्वेज में चीनी बोलते हैं या शुगर कहा जाता है, तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और इस सुक्रोज को तोड़ने के लिए आप सुक्रेज एंजाइम का यूज करते हैं जो छोटी आंत से ही चलती है। और सुक्रेज ने इसको किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ दिया। सुक्रेज जब सुक्रोज के ऊपर असर करती है तो यह आपका बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। फ्रक्टोज जो है यह आपका ग्लूकोज का आइसोमर है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। आप केमिस्ट्री में इस बात को पढ़ेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप C6H12O6 के नाम से ही जानते हैं। इसका भी फार्मूला यही है, केमिकल फार्मूला एक रखता है, लेकिन इसमें जो एटम्स के अरेंजमेंट का विन्यास है वो अलग अलग होता है। इस तरीके से आपका ये चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। उसके बाद आपका छोटी आंत में जो न्यूक्लिक एसिड है, आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम का यूज किया जाता है। वह न्यूक्लिक एसिड को जो है आपका नाइट्रोजन के बेसों में तोड़ देता है, और इस तरीके से छोटी आंत में यह पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। बाकी बड़ी आंत में क्या होता है, कैसे होता है और डाइजेशन का क्या असर होता है, इन सारी बातों को हम आपको लास्ट वीडियो, अगले इसी क्रम से जुड़ी हुई वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।